this is Akash and welcome to all of you on my YouTube channel Logic Corner. Let's start the video. दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस टॉपिक की सारी हेडलाइंस बता दूं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके दोस्तों, और आपको पहले से ही पता चल जाए कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग कवर करने वाले हैं इसकी प्रोसेस क्या होती है। आपकी जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है जो एरोप्लेन में जनरली फॉलो की जाती है, उसकी पूरी प्रोसेस देखेंगे, हर एक कंपोनेंट का यूजेस देखेंगे और किस तरीके से इन इक्विपमेंट का हम यूज़ करेंगे। इसका पीवी डायग्राम देखेंगे, टीएस डायग्राम देखेंगे एंड देखेंगे कि सीओपी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि जो आपकी एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है इसको हम बेल कोलेमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल बोलते हैं, या आपको इसको जूल साइकिल भी बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोसेस के बारे में कि प्रोसेस कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला कंपोनेंट है आपका कंप्रेसर, जो कि यहाँ मेंशन है। ओके दोस्तों, तो 1 से 2 पॉइंट तक, जैसे यहाँ पर आपको मेंशन दिख रहा होगा कि 1 से 2 पॉइंट तक के आपकी क्या होगी, एयर कंप्रेस होगी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको डिस्कस कर दूँ इसमें कि जो आपका वेपर कंप्रेशन साइकिल होता है और एयर कंप्रेशन साइकिल होता है, इसमें मेनली एक डिफरेंस ये है कि एयर कंप्रेशन साइकिल में ओनली एटीएम एयर यूज़ करते हैं, जबकि वेपर कंप्रेशन साइकिल में हम रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। और वो रेफ्रिजरेंट हम कभी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, कभी वेपर फॉर्म में रहेगा। लेकिन आपके एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, मतलब इस सिस्टम की जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसकी बात करूं तो एयर हमेशा किसके फॉर्म में होगी, एयर हमेशा गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो सेंसिबल हीट ट्रांसफर होगा, लेटेंट हीट ट्रांसफर कुछ भी नहीं होगा। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन पूछ सकता है तो भी ये आपको मैंने बता दिया। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट प्रोसेस से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पे क्या होगा, जब आपका गैस इंटर होगी कंप्रेसर में, तो आपको पता होगा, जनरली लोगों को पता होता है कि कंप्रेसर की वर्किंग क्या होती है। तो कंप्रेसर क्या करता है दोस्तों, कंप्रेसर क्या कर देता है, किसी चीज़ को यदि कंप्रेस करेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ओके दोस्तों, तो जो एटीएम एयर था उसका हमने प्रेशर भी बढ़ा दिया और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया 1 से 2 पॉइंट तक के, जो हमारा क्या है कंप्रेसर। ओके दोस्तों, तो 2 पॉइंट पर अब आपका जो गैस है, या मतलब एयर कहना चाहिए, उसका प्रेशर है हाई और टेम्परेचर भी क्या है दोस्तों, हाई। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं हम अगली प्रोसेस क्या है दोस्तों, इंटरकूलर। दोस्तों इंटरकूलर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है, और हीट एक्सचेंजर के बारे में आप सभी को पता होगा कि हीट एक्सचेंजर ऐसी डिवाइस होती है जो हीट को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में, मतलब कि हीट किसी से लेगी और वो किसी भी फ्लूइड या सब्सटेंसेस को दे देगी। ये होता है सिंपल हीट एक्सचेंजर का काम, मतलब हीट का एक्सचेंज करना एक से दूसरे में। ओके दोस्तों, तो ये एक इंटरकूलर लगा होता है। तो इंटरकूलर क्या करता है दोस्तों, जो आपके 2 पॉइंट पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आपकी जो गैस थी, अब वो क्या करेगा, प्रेशर वही रहने देगा, मतलब प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रहेगा। इंटरकूलर क्या किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। तो यहाँ पूरे प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो आपका टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डिक्रीज़। वो कैसे डिक्रीज़ होगा, तो दोस्तों देखिए मैंने आपको पहले बताया है यहाँ पर क्या कौन सा हीट ट्रांसफ़र होता है, सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र होता है। ओके दोस्तों, तो क्या होगा ना दोस्तों कि आपका जो रेफ्रिजरेंट है एयर, उसका टेम्परेचर है दोस्तों हाई, और जो एटमॉस्फेयर में जो आपका ये जाने वाली हीट, उसका टेम्परेचर है दोस्तों लो। तो आपको पता होगा कि हीट का ट्रांसफ़र हमेशा हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होता है। ओके दोस्तों, इसी वजह से क्या होता है इंटरकूलर में कि 2 पॉइंट का टेम्परेचर, इस पॉइंट मतलब जो एयर रेफ्रिजरेंट उसका टेम्परेचर हाई है और एटीएम एयर का टेम्परेचर लो है, तो हीट का ट्रांसफ़र यहाँ से हो जाएगा एज अ हीट एक्सचेंजर। ओके दोस्तों, जिसको हम इंटरकूलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर तो मैंने आपको बताया कि सेम रहेगा, लेकिन एयर का जो टेम्परेचर होगा, जो रेफ्रिजरेशन है, जो आपका रेफ्रिजरेंट है एयर, उसका टेम्परेचर दोस्तों यहाँ क्या हो जाने वाला है, लो। ओके दोस्तों, लेकिन एयर के पास प्रेशर हाई है। ओके दोस्तों, अब प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपको पता होना चाहिए कि यदि हम किसी चीज़ के पास प्रेशर ज़्यादा है तो हम उससे वर्क भी निकाल सकते। तो उसी के लिए यहाँ से आप देखिए आपका जो 3 से 4 पॉइंट है दोस्तों, 3 से 4 पॉइंट वाले जो डिवाइस है, जैसा मैंने आपको यहाँ मेंशन करके रखा हुआ है कि ये क्या है दोस्तों, टरबाइन। ओके दोस्तों, तो टरबाइन का क्या काम होता है, टरबाइन एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, ये आप सभी को भी पता होगा। और ये कैसे वर्क करती है, यदि इससे हाई प्रेशर स्टीम या एयर यदि इससे पास की जाए तो इससे हमको वर्क मिलता है। तो यहाँ पर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या है, एयर। जब हाई प्रेशर एयर जब दोस्तों इसमें इंटर करती है तो ये जो टरबाइन होती है ये क्या करती है, वर्क प्रोड्यूस करती है। ये क्या करती है दोस्तों, वर्क प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण जो ये प्रेशर होता था दोस्तों, ये प्रेशर पहले हाई था, मान लीजिए 10 बार है। ओके दोस्तों, प्रेशर यहाँ इनिशियल लेवल पर 10 बार है, तो अब यहाँ पर आते आते वो मान लीजिए कितना हो जाएगा, 1 बार। मतलब इसने क्या कर देता है, टरबाइन आपका प्रेशर भी रिलीज कर देता है। और दोस्तों आपको पता भी होगा
बहुत सारे लोगों को, जैसे आपने एक रिंकाइन साइकिल पढ़ी होगी, मैं जस्ट अब एग्जांपल बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों। जैसे उसका टीएस डायग्राम होता है, ये रिंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम होता है। ओके दोस्तों, तो ये आपकी टरबाइन का डायग्राम होता है। तो देखिए, टरबाइन जब एक्सपांड करती है तो उसका टेम्परेचर भी कम होता है और प्रेशर भी कम होता है। जैसे यहाँ दिख रहा है आपको कि यहाँ प्रेशर तो कम हो गया, लेकिन यहाँ देखेंगे इस पॉइंट का टेम्परेचर हाई है टीएस डायग्राम में और इस पॉइंट का टेम्परेचर कम है। ओके दोस्तों, और यहाँ स्टीम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ आप क्या एयर यूज़ कर रहे हो। ओके दोस्तों, लेकिन प्रोसेस तो लगभग सेम ही है। तो क्या हो रहा है ना दोस्तों कि जो आपका टरबाइन होता है, या इसको एक्सपांडर भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, एक्सपांड कर देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देता है। तो इसने क्या किया, आपका प्रेशर भी कम कर दिया और आपका टेम्परेचर भी कम कर दिया। किसका कम किया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी, तो एयर का, जो एयर रेफ्रिजरेंट इनसाइड फ्लो हो रहा है उसका इसने आपका वो कम कर दिया, क्या, टेम्परेचर। ओके दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों कि क्या होगा, ये इस यहाँ तक आपका टेम्परेचर हो चुका है कम। अब जैसे ही ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर आपका जो एयर इंटर करेगी इवोपरेटर में, तो फिर से देखिए ये कोल्ड स्पेस को, इस स्पेस को हमको कोल्ड करना है। कौन से स्पेस को, ये जो मैंने कोल्ड स्पेस लिखा है दोस्तों, इसको हमको कोल्ड करना है। लेकिन अब कैसा कोल्ड होगा, तो दोस्तों देखिए जो एयर है इसका टेम्परेचर हो जाता है लो एज़ कम्पेयर टू कोल्ड स्पेस, और कोल्ड स्पेस का टेम्परेचर रहता है दोस्तों हाई। तो आपको पता है फिर से कि हीट का ट्रांसफर हमेशा हाई टू लो होगा, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर होगा। तो जो हाई टेम्परेचर वाला था आपका कोल्ड स्पेस में जो एयर है उसका टेम्परेचर हाई होगा। तो अब ये इवोपरेटर भी एक एज अ हीट एक्सचेंजर वर्क यहाँ पर करता है। होगा दोस्तों, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका हीट ट्रांसफर हो जाएगा। और आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में पहले ही मेंशन कर दिया है कि दोस्तों यदि हम किसी चीज़ से हीट को निकाल लेते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। यदि हम किसी चीज़ से हीट को निकाल ले तो उसका टेम्परेचर हो जाता है कम, और यदि हम किसी चीज़ को हीट दे दे तो उसका टेम्परेचर हो जाता है, बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। ओके दोस्तों, तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है रेफ्रिजरेशन का। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ से कोल्ड स्पेस से हीट ट्रांसफर हो जाएगी, और यदि कोल्ड स्पेस से हीट ट्रांसफर हो जाएगी तो मतलब हमारा कोल्ड स्पेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ कोल्ड स्पेस रखा है। और ये बेसिकली एयर में, मतलब सॉरी एयरप्लेन में इसको फॉलो किया जाता है। मतलब ये जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है एयरप्लेन में लगा, एरोप्लेन में लगा होता है, जिस जो आपका पैसेंजर डिपार्टमेंट होता है जहाँ वो लोग बैठे रहते हैं उसको ये कोल्ड कर देता है। तो आई होप ये सारी प्रोसेस समझ में आई होगी। और कौन सी कॉन्स्टेंट प्रेशर है, अच्छा प्रोसेस है, ये आपको क्लियर होगा। एक और चीज़ दोस्तों, कि जो टरबाइन वर्क प्रोड्यूस होता है उसके थ्रू हम इसको कंप्रेसर को वर्क दे देते हैं, ताकि हमारा क्या काम चल जाए कि हमको वर्क एक्स्ट्रा ना देना पड़े, इस वर्क का हम यूटिलाइज कर लेते हैं कुल मिला के कंप्रेसर में, ताकि कंप्रेसर को हमको एक्स्ट्रा वर्क ना देना पड़े। ओके दोस्तों, और लेकिन इस जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम दोस्तों, इसमें ओनली क्या होता है, सेंसिबल हीट ट्रांसफर होता है, इसलिए इसकी सीओपी भी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेपर कंप्रेशन साइकिल। ओके दोस्तों, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब हम इसके बात करते हैं पीवी डायग्राम के बारे में। अच्छा दोस्तों देखिए, मैंने बताया था 1 से 2 क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे इस डायग्राम में पीवी में, तो देखिए प्रेशर आपका इस पॉइंट पे 1 पे कम है, ये देखिए, और 2 पॉइंट पे देखिए प्रेशर बढ़ चुका है। ओके दोस्तों, ये बढ़ गया। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेसर क्या होता है, वॉल्यूम को कम कर देता है। यदि वो कंप्रेस करेगा किसी चीज़ को तो वॉल्यूम भी कम होगा। तो देखिए पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम आपका इतना हो चुका है, मतलब वॉल्यूम भी कम हो चुका है। तो ये 1 से 2 प्रोसेस आपकी कौन सी होती है, ये होती है आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है एक्चुअल, और एडियाबैटिक वो रिवर्सिबल होने के कारण ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी हो जाती है। ये कारण होता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलने का यहाँ पर। ओके दोस्तों, तो 1 से 2 आपकी क्या हो गई प्रोसेस, ये हो गया आपका कंप्रेसर 1 से 2। ओके दोस्तों, 2 से 3 हम देखते हैं। तो 2 से 3 हमारे डायग्राम में देखिए आप क्या है, इंटरकूलर। इंटरकूलर मैंने आपको बताया था कांस्टेंट प्रेशर रहता है यहाँ पर, लेकिन इसका सिर्फ क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। इसलिए देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाई है मैंने। तो 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर होता है, और ये आपका क्या होता है, इंटरकूलर। इंटरकूलर एक हीट एक्सचेंजर ही होता है चलो। ओके दोस्तों, अब दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, 3 से 4। 3 से 4 मैंने बात की कि ये टरबाइन, और टरबाइन को आपको पता होना चाहिए टरबाइन क्या करता है, प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, जो कि मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। तो प्रेशर को रिड्यूस कर देगा, लेकिन वो किसी चीज, टरबाइन क्या होता है, एक तरीके से एक्सपांडर डिवाइस होती है ना, वो किसी चीज़ के को एक्सपांड कर देती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ देखिए आप इस 3 से 4 के डायग्राम में, तो आपको यहाँ से क्लियरली मेंशन होगा कि आपके जो 3 से 4 में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये वॉल्यूम यहाँ है, पहले यहाँ था, अब वॉल्यूम यहाँ आ चुका है, यहाँ पर तो वॉल्यूम बढ़ गया। और ये देखिए ओके दोस्तों, तो ये होती है आपकी टरबाइन में प्रोसेस। और प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, तो पहले प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ 10 मान लीजिए, तो यहाँ 1 मान लीजिए, तो देखिए प्रेशर भी रिड्यूस हो चुका। ये होता है आपका टरबाइन का काम। ओके दोस्तों, तो आई होप ये प्रेशर डायग्राम भी आपको, पीवी डायग्राम भी क्लियर हो रहा होगा। अब 4 से 1 इवोपरेटर होता है, जहाँ आपको कूलिंग स्पेस देना, कूलिंग स्पेस को ठंडा करना होता है।
है। ओके दोस्तों, तो इवोपरेटर भी मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है, इसलिए ये लाइन मैंने इस कांस्टेंट प्रेशर की लाइन इसको खींच दी यहाँ से। ये देखिए प्रेशर कांस्टेंट हो गया। ओके दोस्तों, तो 4 से 1 आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गया, जिसको आप इवोपरेटर बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप पीवी डायग्राम भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके टीएस डायग्राम की। तो हम टीएस डायग्राम समझते हैं इसका कि टीएस डायग्राम इसका कैसे बनता है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया है कि देखिए 1 से 2 प्रोसेस क्या होती है, हमारी कंप्रेसर में होती है, और कंप्रेसर को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक मैनर में उसका यूज़ करते हैं। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक होगी, तो हर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। ये आपको पता होना चाहिए, हर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है, इसलिए एंट्रोपी यहाँ कॉन्स्टेंट है एक इसके लिए, कंप्रेसर के लिए। 1 से 2 आपका कंप्रेसर के लिए प्रोसेस थी, इसलिए देखिए एंट्रोपी कॉन्स्टेंट लाइन मैंने यहाँ से 1 से 2 खींच दी। ओके दोस्तों, अब 2 से 3 आपका क्या है, 2 से 3 है आपका इंटरकूलर। इंटरकूलर क्या करता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, एटमॉस्फेयर में हीट को डंप कर देता है। तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। रेफ्रिजरेंट का जो एयर फ्लो हो रही थी इनसाइड में, तो उसका क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। इसलिए देखिए ये 2 पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और 3 पॉइंट का टेम्परेचर कम है। तो 2 से 3 आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुई, लेकिन इसमें टेम्परेचर का लॉस हुआ। ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जैसे मैंने आप लोगों ने पीवी डायग्राम में देखा होगा, तो ये मैंने बताया था कि ये जो इंटरकूलर से 2 से 3 प्रोसेस हुई, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हुई, जो आपको दिख रही होगी। ओके दोस्तों, अब देखिए यहाँ से हो गई आपकी प्रोसेस की बात, 2 से 3 की बात। ओके दोस्तों, अब देखिए 3 से 4 प्रोसेस क्या है आपकी, अगेन अब आपके पास क्या आता है, टरबाइन आता है। तो मैंने आपको बताया था जो आपका टरबाइन होता है, 1 से 2 आपका कंप्रेसर हो गया। ओके दोस्तों, और 3 से 4 ये क्या हो जाएगा, आपका टरबाइन हो जाएगा। यदि मैंने यहाँ 1 से 2 गलती से टरबाइन बोल दिया होगा तो सॉरी उसके लिए। ये है आपको 1 से 2 कंप्रेसर, और 2 से 3 आपका क्या होगा, इंटरकूलर, और 3 से 4 आपका फिर से क्या आ जाएगा दोस्तों, टरबाइन। और टरबाइन भी आपकी क्या होती है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक होती है, और हर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आपकी क्या होती है, आइसेंट्रोपिक होती है, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। इसलिए ये 3 से 4 मैंने देखे ये है एंट्रोपी, मतलब ये कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन मैंने खींच दी, क्योंकि ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब 4 से 1 क्या होगा दोस्तों, तो 4 से 1 अगेन आपका इवोपरेटर होगा, और वो हीट लेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा आपके रेफ्रिजरेंट का इवोपरेटर में। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे 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 धीरे, और यदि किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें रैंडमनेस बढ़ती है, उस रैंडमनेस के कारण एंट्रोपी भी बढ़ती है, इसलिए एंट्रोपी भी बढ़ते जा रही है। देखिए एंट्रोपी यहाँ बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर बढ़ी, बढ़ी बढ़ी। ओके दोस्तों, तो ये 4 से 1 आपका इस टाइप से प्रोसेस होगी। तो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी, टीएस डायग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। ओके दोस्तों, अब सबसे पहले बात आती है कि इसकी सीओपी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सीओपी हम दोस्तों देखिए, सीओपी फाइंड आउट करने का सबसे बेहतरीन तरीका, पहली बात आपको सीओपी इससे रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो आपको अब कभी दिक्कत ना आए। पहली बात कि ये क्या है, एयर है, एयर को आप क्या मान के चलेंगे दोस्तों, आइडियल गैस। ओके दोस्तों, दूसरी चीज़ ये हर एक डिवाइस जो हो आपकी, मतलब कंप्रेसर हो, टरबाइन हो, एक्सपांडर जिसको बोलते हैं टरबाइन को, ये आपकी कंडेंसर हो, तो ये क्या है आपकी इंटरकूलर हो, ये क्या है आपकी ओपन सिस्टम डिवाइसेस। ओके दोस्तों, और ओपन सिस्टम डिवाइसेस के लिए आप स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हो। ओके दोस्तों, यानी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो 1 से 2 आपका क्या है दोस्तों, कंप्रेसर। तो 1 से 2 के लिए यदि आप कंप्रेसर के लिए इक्वेशन लगाओगे तो H1 + Q = H2 = W। अच्छा दोस्तों, ये मैंने काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है उसको जीरो करके ऑलरेडी लिखा, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। ये W क्या है, वर्क है। अच्छा, आपका जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है आपके कंप्रेसर में, तो ये क्या हो जाएगा, Q0। तो यहाँ वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा आपका H1 - H2। ये किसके लिए आ गया दोस्तों, आपके लिए कंप्रेसर के लिए। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा ये कैसी है, आइडियल गैस है, तो आपको चेंज इन एंथैल्पी है, एक्चुअल चेंज इन एंथैल्पी को आपको पता होगा mCp ΔT आप लिख सकते हो। ओके दोस्तों, तो W = mCp ΔT, वर्क किसका हो जाएगा, कंप्रेसर का हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ हुई होगी कि वर्क mCp ΔT कैसे आया कंप्रेसर के लिए। जो 1 से 2 है हमारा कंप्रेसर होता है, जैसे मैंने ऊपर वीडियो में आपको मेंशन की, एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 1 से 2 आपका क्या दोस्तों लिखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 1 से 2 आपका कंप्रेसर लिखा होगा। ओके दोस्तों, आइए भी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं 2 से 3 प्रोसेस। 2 से 3 प्रोसेस आपका क्या इंटरकूलर है।
और इंटरकूलर में आपको पता होना चाहिए, फिर से मैं वही इक्वेशन लगाऊंगा क्योंकि ये ओपन सिस्टम है, तो H1Q इक्वल टू H2 प्लस W। अच्छा, कोई भी इंटरकूलर में किसी भी प्रकार का वर्क प्रोड्यूस नहीं होता है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो Q की वैल्यू आ जाएगी H2 माइनस H1। फिर मैं वही बोलूँगा कि आइडियल गैस इक्वेशन है, इसलिए चेंज इन इंथैल्पी को MCP डेल्टा T लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये Q इक्वल टू MCP डेल्टा T हो जाएगा। इसी तरीके से 3-4 के लिए भी हो जाएगा, 4-1 के लिए भी MCP डेल्टा T आ जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी। ओके दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। अब हम डिराइव करते हैं COP। ओके दोस्तों, तो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको इसलिए बता दिया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम एक बात करते हैं कि COP क्या होता है। जो आपने हीट ली कहाँ से, इवोपरेटर से, डिवाइड बाय वर्क नेट होता है। ओके दोस्तों, हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, इसका COP का जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो आज हम समझते हैं कैसे। देखो, COP आपको पता होगा कि Q इवोपरेटर मतलब जहाँ से आपने हीट ली, डिवाइड बाय W नेट। ओके दोस्तों, अब W नेट को हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए समेशन ऑफ W नेट इक्वल टू समेशन ऑफ Q नेट होता है, मतलब हीट सप्लाई। ओके दोस्तों, नेट हीट सप्लाई के बराबर। इसलिए यहाँ Q इवोपरेटर डिवाइड बाय मैंने W नेट लिखा, और W नेट क्या है आपका, Q इंटरकूलर माइनस Q इवोपरेटर। ओके दोस्तों, तो COP का फाइनल फार्मूला आपका ये बन गया। ये आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। ओके दोस्तों, तो अब देखिए अगली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि आपको Q इवोपरेटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, MCP डेल्टा T लिख सकते हो। ओके दोस्तों, तो ये MCP। ओके दोस्तों, अब डेल्टा T आपने क्या चेंज इन टेम्परेचर फॉर किसके लिए लिखा है, इवोपरेटर के लिए। तो इवोपरेटर के लिए देखते हैं हम लोग, इवोपरेटर कहाँ है आपका दोस्तों। तो इवोपरेटर आपका देखिए 1 से 4 पॉइंट है ना। ओके दोस्तों, तो 1 पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, 4 पॉइंट का टेम्परेचर कम है। ओके दोस्तों, इसीलिए मैंने इवोपरेटर की जगह क्या लिखा, T1 माइनस T4। अब आप बात करते हैं इंटरकूलर के लिए। इंटरकूलर के लिए देखो मैंने MCP डेल्टा T 2T माइनस T3 लिखा है। तो इंटरकूलर कहाँ है आपका, ये है। तो 2 से 3 पॉइंट तक आपका इंटरकूलर है। तो 2 पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा है, 3 पॉइंट का टेम्परेचर कम है, क्योंकि हीट का सप्लाई हो रहा है। मतलब 2 पॉइंट का टेम्परेचर ज़्यादा है और हीट के सप्लाई होने के बाद 3 पॉइंट का जो टेम्परेचर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, T2 माइनस T3। सेम इवोपरेटर है ये नीचे वाला, तो ये सेम इवोपरेटर के लिए सेम फॉर्मूला यहाँ सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके दोस्तों, तो आपको ये क्लियर होगा, ये वाला सेम एज इट इज़ कर दिया। अब देखिए MCP डेल्टा T सभी में कॉमन है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपस में इसको क्या कर दिया, कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया। तो फाइनली जो आपका फार्मूला बना दोस्तों वो T1 माइनस T4, मतलब आपका जो फाइनली फार्मूला बना अब क्या हो जाएगा, ये वाला फार्मूला बना। ओके दोस्तों, तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, और ये T1 माइनस T4 इसके, और ये तो सेम है। अब हम क्या करेंगे, जो ये T2 है ना, इसको T1 की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और T3 को हम किसके टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, T4 की, ताकि क्या होगा ना कि T1 माइनस T4 हम कॉमन ले सके। अब वो कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, सबसे पहले यहाँ देखिए आप डायग्राम में, जो आपका 1 से 2 प्रोसेस है, ये क्या होता है आपका, कंप्रेसर होता है। और कंप्रेसर कैसा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप PV इक्वल गामा इक्वल टू क्या होता है, PV की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कांस्टेंट। और टेम्परेचर की टर्म में लिखना चाहोगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, T1 डिवाइड बाई T2, और इसको लिख सकते हैं P2 डिवाइड बाई P1 गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा। ओके दोस्तों, तो ये आपका कंप्रेसर होगा, और ये टर्बाइन, ये दोनों के लिए, क्योंकि ये दोनों ही एडियाबेटिक है तो दोनों के लिए ये चीज़ें आप लिख सकते हो। इसी के लिए मैंने आप देखो, आप डायग्राम में मैंने इसके थ्रू यहाँ लिखा है। और आपका P2 डिवाइड बाई P1, यहाँ से देखिए ये P2 डिवाइड बाई P1 क्या है आपका प्रेशर रेशो, और P3 उसके इक्वल हो जाएगा P4 के, क्योंकि P2 इक्वल टू है P3 और P1 इक्वल टू है P4। तो ओके दोस्तों, इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा है, देखो क्लियर मेंशन करके मैंने यहाँ लिख दिया है आपके लिए कि ये देखिए आपका जो प्रेशर रेशो P2 डिवाइड बाई P1 इक्वल टू P3 डिवाइड बाई P4, और इसको क्या बोल दिया, प्रेशर रेशो। ओके दोस्तों, अब ये टर्म देखो कहाँ से आई है, ये क्या है, P2 डिवाइड बाई P1। ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, जितनी भी एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, मतलब एक कंप्रेसर में एडियाबेटिक हो रही है, टर्बाइन में आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है, तो इनके लिए ये चीज़ें मैंने लिख दी है। ये चीज़ें इक्वल होगी, क्या होगी, प्रेशर रेशो कॉन्स्टेंट है। ओके दोस्तों, और ये गामा माइनस 1 डिवाइड बाई गामा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता ही, आप सभी को पता होगा, यहाँ से मैंने लिख दिया। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, T2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन फॉर्म ऑफ T1। तो यहाँ से देखिए ये T2 है आपका, और यदि मैं इसको यहाँ इंटू कर दूँ, ओके दोस्तों, ये RP जो है RP, इसमें इंटू कर दूँ तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी। सेम यहाँ से T3 की मैं वैल्यू निकाल दूँ, यदि T4 का मैं इधर इंटू कर दूँ। ओके दोस्तों, तो वही किया है। देखो मैंने क्या लिखा है, यहाँ से T2 की वैल्यू मैंने निकाली है, कैसी,
ये T2 लिखा। आरपी क्या है आपका प्रेशर रेशो, ओके दोस्तों, गामा -1 डिवाइड बाय गामा इंटू T1 क्या है आपका ये नीचे वाला टेम्परेचर जो यहाँ मैंने पुट कर दिया। सेम T3 के लिए मैंने लिखा हूँ तो आरपी प्रेशर रेशो डिवाइड बाय की पावर सॉरी आरपी डिवाइड की पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा इंटू T4 क्या है ये वाला, ओके दोस्तों। तो यहाँ से मैंने T2 और T3 की वैल्यू आप निकाल ली। अब दोस्तों इसका फ़ायदा देखिए क्या होगा, T1 माइनस टी ये ऊपर तो ये वाली इक्वेशन है आपकी, वो सी ये वाली इक्वेशन, लेकिन अब यहाँ आप पुट करोगे ना, मतलब आपका फाइनल फार्मूला क्या था यहाँ T2 माइनस T3, जब यहाँ T2 की वैल्यू T3 की वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली ये टर्म बचेगी। कौन सी टर्म बचेगी दोस्तों, ये वाली जो आरपी की पावर गामा -1 डिवाइड बाय गामा और T1 माइनस T4 लिखा, ओके दोस्तों। अब T1 माइनस T4 को कॉमन लेंगे तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ क्या 1 की पावर 1 डिवाइड बाई आरपी गामा -1 डिवाइड बाई गामा -1, ये आपकी ओवरऑल सीओपी का फॉर्मूला बचेगा, ओके दोस्तों। तो सीओपी कैसे निकाला, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, ओके दोस्तों। तो आप न्यू हो तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ओके दोस्तों। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और ये सभी एग्जामों जितने भी टेक्निकल एग्जाम है सभी के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला वीडियो, ओके दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच अगेन।